चलिए, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो एथिक्स से संबंधित रहेगा। जैसा कि आप जानते हो कि जो एथिक्स है उसे हम एक प्रकार से न्यायिक सब्जेक्ट के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा आप जानते हो न्यायिक सब्जेक्ट होते क्या हैं। न्यायिक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, यानी कि फिलोसफिकल पार्ट होते हैं, जो देखा जाए कहीं ना कहीं एक प्रकार से हाइपोथेसिस टाइप के होते हैं, जो एक नियम या किसी कानून पद्धति के आधार पर उनका कहीं ना कहीं उनका एक संबंध रहता है, यानी कि एक चाहिए से संबंध रहता है। अर्थात हम उन सब्जेक्टों को बोलते हैं जो अमूर्त टाइप के हैं। राइट, अमूर्त मतलब समझते हो कि जैसा कि जो चीज़ें हम देखते नहीं, एक कॉन्फिडेंट के आधार पर उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को मैनेज करते हैं, और साथ ही साथ हम एक दर्शन के आधार पर, यानी कि एक दृष्टिकोण, दर्शन मतलब होता है देखना, या हम एक दृष्टिकोण के आधार पर उस विषय को हम डिफाइन करते हैं, ताकि वो चीज़ जो उसमें जो भी मानदंड दिए गए हैं, जो भी निर्धारण उनका किया गया है, उस विषय को किस प्रकार से उनको समझना है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो अनुभव के आधार पर इस चीज़ को हम क्रिएट करते हैं। राइट, तो आप जानते हो कि जितने भी न्यायिक सब्जेक्ट होते हैं तो इस प्रकार के आप जानते हो, जैसे फिलॉसफी हुआ, नीति शास्त्र हुआ, और भी बहुत सारे हैं। वैसे फिलॉसफी ही या हम साइकोलॉजी भी बोलते हैं, मनोविज्ञान भी है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं, राइट, तो उनको अगर हम देखें तो उनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आप को एक विवेक के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ हम अपने अनुभव के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। और भी कई तरीके हो सकते हैं। हालांकि आप जानते हो कि इनका जो एक संबंध होता है, राइट, इसमें जो भी निर्धारण, जो भी मानदंड होते हैं, जो भी इसमें जो भी और सब बहुत सारे अलग अलग जो विषय होते हैं, तो उनका अलग अलग प्रकार से जो निर्धारण होता है वो देखा जाए तो एक फिलोसफिकल टाइप से होता है। राइट, यानी कि एक अनुभव, या हम कह सकते हैं कि हम उस चीज़ को क्रिटिकली हम उसको देखा जाए तो हम उसे फील के आधार पे नहीं कर सकते हैं। राइट, या हम उसको कोई चीज़ टच कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, मेटा तरीके से तो हम कर नहीं सकते हैं। तो आप जानते हो कि ये सब्जेक्ट जो होते हैं काफ़ी इनको प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है बच्चों को समझने में। हम इसको बहुत ही नॉर्मली तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हो कि जो नीति शास्त्र है, राइट, तो नीति शास्त्र एक प्रकार से देखा जाए तो ये दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा माना जाता है। राइट, ये फिलॉसफी का ही एक पार्ट माना जाता है। दर्शन शास्त्र आप जानते हो कि एक प्रकार से दृष्टिकोण, यानी कि हम कह सकते हैं देखने का जो तरीका होता है वो सभी लोगों का अलग अलग टाइप का होता है। जो दर्शन है, इसमें जो देखने की जो प्रक्रिया है, तो वो सभी जो भी व्यक्ति है, किसी भी एक विषय को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, तो वो उसका एक दर्शन है। यानी कि अलग अलग तरीके से देख करके जो भी इसमें विषय निर्धारित होते हैं, तो उनके प्रति लोगों की जो सोच है, लोगों का जो भी अपना अपना मंतव्य है, वो भिन्न भिन्न होता है। राइट, हो सकता है कि आपस में भी समझौता हो। हालांकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपके जो भी फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने जो भी दृष्टिकोण देखा है सबका भिन्न भिन्न रहा है। ओके, तो वो दर्शन है। तो दर्शन देखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो उसके आधार पे आप जानते हो कि दर्शन शास्त्र में कई तरीके से जो लोगों ने निर्धारण किया है, जो लोगों ने दृष्टिकोण देखा है, या दर्शन के तरीके से जो लोगों ने किसी पार्टिकुलर चीज़ को देखा है, तो उस पर संबंधित उन्होंने जो विषय दिए हैं वो अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जो दर्शन शास्त्र है, तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भी और बहुत सारे आपको क्रिया आपको मिलेंगी। जैसे आप जानते हो इसी के अंतर्गत नीति मीमांसा है। तो नीति मीमांसा में हम एक प्रकार से हम क्या समझेंगे, आपको नीति शास्त्र को समझेंगे। राइट, इसके बाद आप जानते हो कि इसी के अंतर्गत आपका होता है तत्व मीमांसा। राइट, तो तत्व मीमांसा भी है। राइट, इसके बाद आप जानते हो ज्ञान मीमांसा है। तो ज्ञान मीमांसा भी है इसी में। तो ज्ञान मीमांसा या जो ज्ञान के होते हैं तर्क के आधार पर जो भी हम अब इसमें डिटेल से निकालते हैं। तत्व मीमांसा है, जो चीज़ें हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो चीज़ें हम टच करते हैं उसके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हो कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम नीति मीमांसा, तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा, इन तीनों को एक प्रकार से अलग अलग प्रकार से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप जानते हो जो फिलॉसफी है, राइट, तो
इस फिलॉसफी में आप इन चीज़ों का अध्ययन जो करते हैं वो आप देखेंगे कि मानव की जो भी क्रियाकलात्मक है, उन्होंने जो भी अपना अपना दृष्टांत दिया है, उस बेसिस पर हम इसको समझते हैं। ओके जैसे सपोज दैट आप जानते हो कि किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें ज्ञान को जानना है या ज्ञान के संदर्भ में हमको बहुत ज़्यादा रुचि है या कोई भी चीज़ के ज्ञान का हमें विश्लेषण करना है और या कोई टॉपिक पे हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान समझना है, तो उसके लिए ज्ञान से संबंधित विचार होते हैं, उस पर तर्क होते हैं, तर्क होते हैं, ठीक है, उस पर अलग से उसका एक निर्धारण होता है, राइट। इसी प्रकार से आप जानते हो जो तत्व मीमांसा होती है, तो तत्व मीमांसा में भी आप जानते हो कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे ज्ञानेंद्रियाँ में आप जानते हो कि जो भी नाक कान मुंह जीवा है, त्वचा है, इनके आधार पर हम किसी को भी अगर स्पर्श कर लेते हैं या हम उस चीज़ को समझ लेते हैं तो वो उसके अंतर्गत हम इसको मैनेज कर लेते हैं, राइट। जबकि नीति मीमांसा एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे मानवीय क्रियाकलापों के जो नैतिक मानदंड होते हैं या उनके नैतिक विषय होते हैं, उस पर वो किस प्रकार से उचित एवं अनुचित तरीके से अपना डिसीजन देते हैं, वही उसकी एक नीति मीमांसा होती है। यानी कि एक नीति जो शब्द दिया गया है इसमें, तो इसका अगर आप एक बेसिक चीज़ समझोगे तो नीति एक प्रकार से देखा जाए तो इसका सीधा सीधा मीनिंग जो होता है ले जाना से संबंधित होता है। क्या होता है? ले जाना होता है। तो ये किसे ले जाता है, राइट। तो आप जानते हो इसका पूरा जो पूरा संबंध होता है वो मानव के क्रियाकलापों से होता है, राइट। मानव के जो क्रियाकलाप हैं या मानव के जो व्यवहार हैं, उस व्यवहार में कहाँ तक वो पारदर्शी हैं, कहाँ तक वो सत्य हैं या उचित है या वो अनुचित हैं, उनके आधार पर आप जानते हो कि ये मानव के जो ऐच्छिक क्रियाकलाप हैं या जो ऐच्छिक जो भी कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को ये क्या करती है, ले जाती है, राइट। कहाँ पे ले जाती है? तो ये नीति के आधार पे ले जाती है। अर्थात एक नीतिगत विषय जो होते हैं, राइट, नीतिगत जो भी निर्णय होते हैं, जो मनुष्य नीतिगत विषय लेता है या जो भी नीतिगत उसमें निर्णय करता है, तो उस निर्णय में वो क्या करते हैं कि इस नीति के आधार पर वो अपने ऐच्छिक जो क्रियाकलाप हैं, राइट, मनुष्य के बहुत सारे ऐच्छिक क्रियाकलाप होते हैं, बहुत सारे अनैच्छिक क्रियाकलाप होते हैं, तो नीति के अंतर्गत सिर्फ ऐच्छिक क्रियाकलापों को ही ले जाया जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि नीति मीमांसा का सीधा अर्थ ये होता है कि आप ऐच्छिक कर्म कीजिए, अनैच्छिक कर्म से दूर रहिए, राइट। यानी कि अगर आप ऐच्छिक कर्म करते हो तो आप सद्भावी व्यक्ति हो, आप एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो आप इससे संबंधित जो भी आप काम करोगे, राइट, उनको आप एक नैतिक कर्तव्य के आधार पर आगे ले जाओगे, राइट। तो इससे क्या होगा? समाज का भी भला होगा, स्वयं का भी भला होगा। तो इससे सीधा सीधा है कि नीति का मतलब होता है ले जाना, राइट। अब ये जो मीमांसा शब्द ये जो जुड़ा है, राइट, मीमांसा शब्द का मतलब होता है विचार करना, या इससे संबंधित आप जानते हो एक सोच होती है, राइट, कि आप नीति से संबंधित क्या सोचते हो, कैसा अपना रवैया रखते हो, कैसा विचार करते हो। तो इससे संबंधित जो भी तत्विक जो चीज़ें होती हैं या जो भी विषय होते हैं, वो उसका एक मीमांसा होता है, विचारधात्मक चीज़ें होती है, राइट। तो आप जानते हो कि ये इसी से जुड़ा है। तो नीति शास्त्र जो है, राइट, ये जो नीति शास्त्र जो सब्जेक्ट दिया है ये इसी से ही संबंधित है। इतना समझ में आ गया। लेकिन आप जानते हो कि जो भी नीति है, राइट, जो भी नीति है, ये नीति आप जानते हो एक प्रकार के नियम होते हैं, राइट, एक प्रकार के नियम होते हैं, या हम अगर देखा जाए तो फिलॉसफी के संदर्भ में तो ये आचरण को प्रदर्शित करती है, राइट। आचरण यानी कि जो आपके नैतिक आचरण है या नैतिक जो कर्म हैं, उसके आधार पर आप जानते हो ये किनकी ले जाते हैं, तो मानव के जो ऐच्छिक क्रियाकलाप हैं, यानी मानव के ऐच्छिक जो कर्म हैं, राइट, जो मानव के ऐच्छिक कर्म हैं, उन कर्मों को वो कर्तव्य के मार्ग पर ले जाती है। कैसे ले जाती है? कर्तव्य के मार्ग पर ले जाती है। तो कर्तव्य के अगर मार्ग पर अगर इसे ले जाएगी तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो समाज है, राइट, जो समाज है, तो समाज में रहने वाली प्रत्येक प्राणी की क्या होगी? भलाई होगी, राइट। प्रत्येक प्राणी की क्या होगी? भलाई होगी। क्योंकि अगर आपके अंदर
जो भी ऐच्छिक कर्म है, ऐच्छिक कर्म का मतलब होता है कि आप ऐसे कर्म कर रहे हो जो समाज के दृष्टिकोण से वो सही है, यानी कि वो एक प्रकार के वस्तुनिष्ठ है, यानी कि जो समाज वो चीज़ चाहता है आप उसी के आधार पे आप वो काम कर रहे हो। तो आप उसी के आधार पे अगर आप काम कर रहे हो, समाज के लिए भी वो उचित है, तो ये ऐच्छिक कर्म है, राइट। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो समाज जो चीज़ों को नहीं अपनाता है लेकिन वो उचित भी हो जाते हैं, तो ऐसे भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो ऐच्छिक की दृष्टि से नहीं आएंगे, राइट। बहुत सारे होते हैं, आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो यही चीज़ आप एक समझिए कि इससे होता क्या है कि समुचित समाज की भलाई होती है। अगर आपके अंदर अगर नैतिक आचरण है, नैतिक कर्म है, ओके, तो उन आधार पे आप अगर कोई भी कर्म करते हो, आपके अंदर जो भी मूल्य हैं, राइट, एक प्रकार से देखा जाए जो मूल्य हैं आपके अंदर, तो उन मूल्यों के आधार पे जो भी आप काम करते हो तो उस काम में कितने ऐच्छिक कर्म हैं आपके, राइट। तो वो ऐच्छिक कर्म ही आपका क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं कि आप कितने सद्गुणी हैं, कितने आचरणीय व्यक्ति हैं, कितने चरित्रवान व्यक्ति हैं। तो उस बेसिस पर क्या होता है कि अगर आप ऐच्छिक कर्म करोगे तो वो कर्म जो क्या है कि अगर आप अच्छे मार्ग पर लेके जाते हो तो इससे लोगों का भी भला होगा और आपका भी भला होगा, तो व्यक्तिगत भी हित होंगे और सार्वजनिक भी हित होगा, तो इससे समुचित समाज की भलाई होगी, राइट। तो यही क्या है, नीति है। नीति क्या है, यही है कि यह एक प्रकार का क्या है, ये है एक प्रकार के मानव के ऐसे ऐच्छिक कर्म जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित को सर्वोपरि मानते हैं, वही एक प्रकार की नीति है। ऐसे कर्म जो मनुष्य के जो अपनी मूल्यों के आधार पर, मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर जो उचित कर्म हैं वो कर्तव्य मार्ग पर अगर वो ठीक चलते हैं तो इससे क्या होगा, समाज की भी भलाई होगी, स्वयं की भी भलाई होगी, वही नीति है, राइट। लेकिन अगर आप इसको कानून की दृष्टि से देखोगे तो ये कानूनी होते हैं, एक विधिक भी होते हैं, राइट। ठीक, विधिक का मतलब है ये एक प्रकार की कोई संस्था द्वारा भी निर्धारित होते हैं, समझ रहे हो, संस्था भी द्वारा भी निर्धारित होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारी सरकार भी है, बहुत सारे कानून भी हैं जो सरकार निर्धारित करती है, सरकार बनाती है। तो सरकार भी क्या करती है कि कुछ नीतिगत विषय बनाती है जिनके आधार पर समाज को वो नियंत्रण भी करती है, समझ गए। तो ये एक नीति बाहरी टाइप की है, जो वस्तुनिष्ठ टाइप की है, जो प्रत्येक व्यक्ति को माननी पड़ती है। लेकिन एक नीति होती है जो हमारी एक आचरण के आधार पर होती है, आचरण के आधार पर होती है, ये भी एक प्रकार की वस्तुनिष्ठ होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये आत्मनिष्ठ पे अगर आप काम करते हो, राइट, आत्मनिष्ठ के आधार पर, यानी कि अंतरात्मा से अगर आप नीति को फॉलो करते हो तो उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। लेकिन आप जानते हो कि हमारी जो अंतरात्मा की जो फिलॉसफी होती है, जो नीति होती है, जो पॉलिसी, हम इसको पॉलिसी से नहीं कर सकते हैं, वो एक नैतिक विषय अलग हो जाता है। तो नीति जो है ना, ये सीधा सीधा स्पष्ट समझ लीजिए कि यह मानव के ऐसे ऐच्छिक कर्म या ऐसे ऐच्छिक मूल्यों से संबंध रखती है जिससे समाज का भी हित हो और आपका भी हित हो, व्यक्तिगत सामाजिक हित दोनों को ही ये वरीयता देती है, ओके। तो यही बात है कि आप जानते हो कि जो समाज होता है, राइट, तो समाज क्या करता है, समाज क्या करता है, कुछ नैतिक मूल्य निर्धारित करता है, ओके, नैतिक मूल्य निर्धारण करता है। इन नैतिक मूल्यों में क्या होनी चाहिए, आपस में सहमति होनी चाहिए, आपस में सहमति होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की आपस में सहमति नहीं है तो आप ये 100% समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है वो एक प्रकार से कर्मी है, ओके, यानी कि वो कभी भी सही कर्म नहीं कर सकता है। तो समाज के अंतर्गत कुछ समाज ऐसे मूल्यों को निर्धारण करता है ताकि वो समाज में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को नियंत्रित कर सकें, और जो भी मूल्य है वो वस्तुनिष्ठ टाइप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान हो सकें। इससे समाज में क्या होगा, भला होगा, दूसरों का भी भला होगा, खुद का भी भला होगा। तो समाज में आप जानते हो कि मूल्य जो होते हैं उनकी एक नैतिक आपस सहमति होनी चाहिए। मूल्य बहुत सारे होते हैं, जैसे आप क्या करते हो कि रेस्पेक्ट करते हो, किसी का सम्मान करते हो, तो सम्मान करना एक समाजीकरण भी है। क्यों, समाजीकरण में आप जानते हो कि वो सभी प्रकार के नैतिक मूल्य आ जाते हैं जो समाज चाहता है, जो समाज निर्धारित करता है, राइट। तो उन मूल्यों के आधार पर ही आप जानते हो क्या है, समाज अग्रसर होता है। अगर वो मूल्य नहीं होंगे तो समाज कैसे होगा, जैसे अगर किसी व्यक्ति का अपमान करोगे, हर व्यक्ति एक दूसरे का अपमान करे, तो यहाँ पे नैतिक मूल्य नहीं है ना।
क्योंकि नैतिक मूल्य सीधा सीधा आदर्शों से संबंध रखते हैं। उनका सीधा यही मतलब होता है कि जो भी काम होंगे वो आदर्श टाइप से होंगे। ओके, इसमें करीब किसी भी प्रकार की अनैतिक क्रियाकलाप नहीं होगी या अनैतिक एक्टिविटीज जैसी कोई भी गतिविधियां नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि अगर समाज में जो मूल्य निर्धारित हो रहे हैं उनका सही तरीके से सत्कर्म होगा, सही तरीके से वो लागू होंगे। तो वही चीज ये होता है कि समाज जो है, राइट, जो समाज है वो कुछ ऐसे नैतिक मूल्य निर्धारित करता है जिससे समाज में जो रहने वाले जो प्रत्येक प्राणी है या प्रत्येक जो व्यक्ति है उस पर समान रूप से लागू हो सके, राइट। लेकिन हो सकता है कि ये धर्म के आधार पर भिन्न भिन्न हो। एक बात याद रखना, धर्म के आधार पर भिन्नता देखने को मिल सकती है। धर्म के आधार पर भिन्नता जैसे कि धर्म में अपने अपने नियम, पर्सनल लॉ होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो हिंदू का अपना मैरिज एक्ट है, ठीक, हिंदू विवाह अधिकार अधिनियम जो है, राइट, वो अपना है 1955 का। इसी प्रकार से जो मुस्लिम धर्म है उनका अपना पर्सनल लॉ है, राइट। इसी प्रकार से सिखों का भी अपना है, गुरु ग्रंथ टाइप का है, उनके भी अपने हैं। ओके, तो अलग अलग जो धर्म हैं तो उनके अलग अलग कानून हो सकते हैं। वो धर्म के आधार पे अपने अपने नैतिक मूल्य निर्धारित करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, वो सभी रूप से समान रूप से होते हैं। जैसे हर इंसान चाहता है कि सम्मान हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि सम्मान ना हो। हर धर्म चाहता है कि सम्मान हो, हर धर्म चाहता है कि ईमानदार व्यक्ति हो, हर धर्म चाहता है कि व्यक्ति सत्य बोले, हर धर्म चाहता है कि व्यक्ति सत्यनिष्ठ होना चाहिए, हर धर्म चाहता है व्यक्ति पारदर्शी होना चाहिए। तो कुछ ऐसे मूल्य हैं जो समाज निर्धारित करता है। वो सभी, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे जात के आधार पर हो, वो सभी पे समान रूप से मान्य होते हैं। ओके, तो वही चीज है कि समाज में जैसे सम्मान, तो सम्मान हर व्यक्ति चाहता है। ओके, तो मैंने आपको यही बोला कि धर्म के आधार पर जो मूल्य होते हैं इसमें भी आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे शादी विवाह होते हैं तो अपने अपने कानून के आधार पर होते हैं, ठीक है। तो कानून के आधार पर अपने अपने होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत होते हैं, राइट। इसी प्रकार से आप जानते हो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम के तहत अपने शादी समारोह होते हैं। तो इस टाइप से कोई भी धर्म है, राइट, तो उनके अपने अपने व्यक्तिगत कानून हो सकते हैं, सामाजिक कानून हो सकते हैं, राइट, तो वो वहाँ पर निर्धारण करते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जो नैतिक मूल्य हैं वो प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लेकिन एक समाज में जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं वो मूल्यों पर आपसी सहमति होना अनिवार्य होती है, राइट। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल ले लो कि हम अगर हिंदू की बात करें, राइट, तो हिंदू में जो हमारे यहाँ पर हिंदू विवाह जो है, हिंदू विवाह अधिनियम है, तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है एक्चुअली में ये क्या कहता है कि जो भी अपना जो इसके अंतर्गत जो भी शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं या जो भी संस्कार हैं, जो कुछ रिवाज हैं, राइट, तो उसके आधार पर क्या करते हैं कि जो भी हिंदू है तो रीति रिवाज से शादी करते हैं। जैसे मंगलसूत्र है, शादी 7 फेरे हैं, सिंदूर लगाना है, ये हिंदू विवाह अधिनियम में है। और ये किसी कानून ने नहीं बनाए, कोई ये समाज ने बना के रखे हैं। यानी कि समाज जहाँ व्यक्तिगत लोगों की अपनी राय होती है, समाज क्या होता है, जहाँ व्यक्तिगत लोगों की अपनी आपसी राय होती है, उस राय के आधार पर वो आपस में नैतिक मूल्य कुछ निर्धारित करते हैं या कुछ ऐसी प्रथा निर्धारित करते हैं जिसके आधार पर वो सर्वोपरि आगे तक चलती रहती है या वो सार्वभौमिक तरीके से लागू होती है लोगों पर, लेकिन होती वो उसी धर्म पर है जिस धर्म का वो व्यक्ति है, राइट। इसी प्रकार से मुस्लिम में हो तो मुस्लिम में भी आप जानते हो कि मुस्लिम के अपने पर्सनल लॉ कानून होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं कि एक्चुअली में जो भी उनके कानून होते हैं कि कैसे बुर्का पहनना है, ठीक है, और नमाज पढ़नी है 2 बार या 3 बार, तो इस टाइप से उनके भी अपने पर्सनल लॉ कानून होते हैं। तो धर्म के आधार पर उनके नैतिक मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हो कि ये जो नैतिक मूल्य हैं वो धर्म के आधार पर हैं, ओके, ठीक है। तो वो समाज ने बना के रखे हैं, लेकिन कुछ नियम कानून ऐसे भी हैं जो समाज ने नहीं बनाए हैं, लेकिन हर समाज ये चाहता है कि वो चीज़ होनी चाहिए। ईमानदारी है,
समाज ने थोड़ी बनाई है, ये तो ईमानदारी व्यक्ति खुद होता है तो ईमानदार है, लेकिन हर समाज चाहता है कि ईमानदार हो, हर समाज चाहता है कि सत्य बोले, हर समाज चाहता है कि क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ठीक है, हर समाज चाहता है आपस में प्रेम व्यवहार होना चाहिए, हर समाज चाहता है। तो ऐसे कुछ नैतिक मूल्य भी होते हैं। तो आप समझिए कि समाज के अंतर्गत जो समाजीकरण होता है, राइट, समाजीकरण एक प्रकार से निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर अग्रसर प्रक्रिया है समाजीकरण, जो हमेशा चलती रहती है, अनवरत रूप से चलती रहती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो समाज में नए नए लोग जन्म लेते हैं, नए नए लोग विकास होता है, तो वो नए नए लोग वहाँ पर जो भी हमारी जो नैतिक मूल्य जो समाज ने निर्धारण किए हैं उसके आधार पर वो भी फॉलो करते हैं, तो वो भी चलते रहते हैं। तो ये एक अनवरत तरीके की प्रक्रिया है, राइट। एक दूसरे से सीख करके समाज में रहते हैं, समाज में एक लोगों को जागरूक करते हैं। तो ऐसे और भी जो लोग नए नए जीवन में आते हैं तो उनको भी ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ऐसे समाज क्या है, आगे विकसित होता रहता है, राइट। लेकिन आप जानते हो कि जो भी समाज में जो समाजीकरण हो रहा है तो उसमें अंतर्गत जो समाज ने मूल्य बना के तैयार किए हैं तो उनके अंतर्गत ही वो क्या करते हैं, आगे जो लोग हैं वो उसको बेस पर ही वो विकसित होते हैं। समझ रहे हो? भले ही बच्चा अगर छोटा है, जन्म लिया है, तो एकदम तो वो समाजीकरण में नहीं ढल सकता है, तो उसे जो माता पिता होते हैं तो उसे माता पिता अपना मूल्य देते हैं। इसी प्रकार से जब वो बड़ा हो जाता है तो कुछ शिक्षा संस्थान मूल्य देते हैं, ठीक। इसी प्रकार से और बड़ा हो जाता है तो उच्च शिक्षा संस्थान देते हैं, राइट। तो ऐसे आप जानते हो कि समाज की भूमिका भी होती है बच्चे में, परिवार की भी भूमिका होती है, और ठीक है, इसी के साथ साथ आप जानते हो कि शिक्षा संस्थानों को भी भूमिका होती है। तो समाज में जो समाजीकरण होता है तो समाजीकरण में जो भी मूल्य होते हैं उसके अंतर्गत केवल परिवार की ही भूमिका नहीं होती है, उसमें परिवार के साथ साथ समाज की होती है, शिक्षा संस्थानों की होती है, तभी कोई समाजीकरण होता है, राइट। तो समाज के अंतर्गत समाजीकरण जो हो रहा है उसके अंतर्गत आप जानते हो कि जो भी लोग नए नए आते हैं तो नए नए जन्म लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उन लोगों को शुरू से बचपन से ही शिक्षा दी जाती है, ठीक है। परिवार शिक्षा देता है कि बेटा ऐसा करो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करो, ये गलत है, सही है, इस आधार पे वो सीख देता है, राइट। तो यही चीज़ है कि समाजीकरण क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक अनवरत प्रक्रिया है, या अनवरत एक प्रकार से देखा जाए चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है, जहाँ पर समाज कुछ मूल्य निर्धारित करता है ताकि आने वाले जीवन में जो भी व्यक्ति हैं उनको फॉलो करके अपना जीवन को सर्वाइव कर सकें, ठीक है। इससे क्या होगा, खुद का भी हित होगा और अन्य व्यक्तियों का भी हित होगा। तो यही तो होता है। तो आप जानते हो समाज में क्या होता है, समाजीकरण होता है, और समाजीकरण में आप जानते हो जो संस्कार होते हैं, राइट। संस्कार आप जानते हो, संस्कार क्या होते हैं कि संस्कार हमको क्या होते हैं, मतलब आदर करना सिखाते हैं, राइट। आदर करना सिखाते हैं, क्या कराना सिखाते हैं, आदर, राइट। जैसे सम्मान करना, तो सम्मान करना क्या है, एक प्रकार से संस्कार ही तो है। सुबह सुबह उठ के माता पिता के पैर छूना, या प्रतिदिन पैर छूना, सुबह शाम दिन में 3 बार पैर छूना, तो ये हमारे संस्कार हैं, ओके, ये हमारे संस्कार हैं। साथ ही साथ हमारे जो 16 प्रकार के संस्कार हैं, ये एक प्रकार से संस्कार जो होते हैं समाज ने जो बना के निर्धारित किए हैं, इसी के आधार पे आप जानते हो कि हमारा समाजीकरण विकसित होता है, हमारा समाज उन पे ही विकसित होता है, ओके। बहुत सारे हैं संस्कार, ठीक है। लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए, सुबह सुबह पैर छूना चाहिए, आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों से गलत नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और बूढ़े हो जाएं तो उनका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं, बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जिनके आधार पर आप जानते हो समाजीकरण होता है। और समाज यही चाहता भी है कि जो हमने नैतिक मूल्य निर्धारित किए हैं, ओके, जो हमने नैतिक मूल्य निर्धारित किए हैं उसके बेस पर ही क्या हो, जो अन्य व्यक्ति हैं वो इनका फॉलो करें। इससे क्या होगा कि जो लोग जो समाज मूल्य निर्धारित कर रहा है उस पे ही वो फॉलो करके खुद को विकसित करेगा और अन्य को भी विकसित करेगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये समाजीकरण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो अब बात ये आती है कि जो समाज है, तो समाज में आप जानते हो कि क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो नीति है, राइट, ये नीति
का मतलब ही होता है ले जाना। क्या ले जाना है, क्या ले जाना। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ले जाना है, तो क्या ले जाना है, ये मानव के ऐच्छिक कर्मों को, ऐच्छिक कर्म। अब मानव के ऐच्छिक कर्म क्या है, मानव के ऐच्छिक कर्म क्या है, यानी कि मानव के ऐसे ऐच्छिक कर्म जो कुछ मूल्यों के आधार पर निर्धारित होते हैं, जैसे कि लोगों के साथ समान व्यवहार, लोगों के साथ समान व्यवहार, प्रेम व्यवहार, समान सहभागिता, समान सहभागिता, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि किसी के साथ गलत मत करना, ठीक, किसी के साथ गलत मत करना, मतलब कि अच्छाई, क्या होती है, अच्छाई, ठीक, मूल्य, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मानव के ऐच्छिक कर्म होते हैं, जो मानव के ऐच्छिक कर्म को निर्धारित करते हैं, अर्थात ऐसे कर्म जो व्यक्तिगत हित के साथ साथ सार्वजनिक हित को भी वो वरीयता देते हो, राइट। सार्वजनिक हित में क्या, व्यक्तियों का हित, इसमें क्या है, लोगों का, अगर आप लोगों के साथ अच्छा करोगे तो ये आपके अच्छे कर्म हैं, लोगों के साथ बुरा करोगे तो ये बुरे कर्म हैं। तो नीति के अंतर्गत क्या होता है, मानव के ऐच्छिक कर्मों को ले जाया जाता है। और कहाँ ले जाते हैं, तो ये कहाँ ले जाते हैं, ये ले जाते हैं कर्तव्य के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर। कैसे ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं, उचित एवं अनुचित, उचित एवं अनुचित मूल्यों या विचारों का निर्धारण करके, विचारों का निर्धारण करके। क्यों ले जाते हैं, ये इसलिए ले जाते हैं ताकि व्यक्तिगत हित हो, यानी कि व्यक्ति जो इससे संबंधित है, ठीक, जो ये चीज़ें अपना रहा है, तो इससे क्या होगा, इसका व्यक्तिगत हित होगा, साथ ही साथ सार्वजनिक भी हित हो। क्या होना चाहिए, सार्वजनिक भी हित हो। तो सीधा सीधा आप जानते हो कि व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित कब होगा, जब मानवीय मूल्य जो हैं, जो मानव के मूल्य हैं, उनका वो ऐच्छिक कर्म के आधार पर अगर वो कर्तव्य के मार्ग पर ले जाता है, राइट। तो इससे क्या होगा कि वो उचित एवं अनुचित चीज को निर्धारण करके इससे कर्तव्य के मार्ग पर ले जाएगा। इससे क्या होगा, व्यक्तिगत हित होगा, सार्वजनिक हित होगा, सीधा सीधा है, समझ पा रहे हो ना। तो वही चीज हम आपसे कह रहे हैं कि व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित तभी हो पाएगा जब आपके ऐच्छिक कर्म हो। ऐच्छिक कर्म मतलब जो आप, समाज जो चाहता है आप वही चीज फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है समाज कुछ गलतियां भी चाहता हो, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन समाज हमेशा आदर्श मूल्यों को ही चाहता है, तो उस बेस पर ही वो चाहता है कि ये कृत्य होना चाहिए और उन पे ही वो चीज़ निर्धारित भी करता है वो, राइट। तो सीधा सीधा नीति का मतलब क्या होता है कि ऐसे मानव के ऐसे कर्म जो उचित एवं अनुचित तरीके से हम कर्तव्य के मार्ग पर ले जाते हैं, जिससे क्या होगा, समाज का भी भला होगा और व्यक्ति का भी भला होगा, तो वही नीति कहलाती है, राइट। सीधा सीधा संबंध है कि मानव के जो ऐच्छिक कर्म होते हैं, बस ये समझ लीजिए, मानव के ऐच्छिक कर्म को ही नीति कहते हैं। ऐच्छिक कर्म बहुत सारे हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य होते हैं, तो मानवीय मूल्य में जैसे दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के साथ गलत मत करना, दूसरों का समान व्यवहार करना, दूसरों के साथ प्रेम से बोलना, बातचीत करना, सहायता करना, मदद करना, पारदर्शी होना, ठीक है, अच्छाइयाँ होना, गुणवान व्यक्ति होना, ठीक है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ये मानवीय मूल्य हैं, राइट, मानवीय मूल्य हैं। संवेदना रखना, ठीक है, इसके साथ साथ एक समान भागता होती है, सम्मान करना,
ठीक है, सत्य बोलना। इसके साथ साथ आप जानते हो मानवीय मूल्य में आप ले सकते हो पारदर्शिता, पारदर्शी होना, और समानुभूति रखना, किसी प्रति संवेदनशील होना, समानुभूति, सहानुभूति, ये सभी की सभी मानवीय मूल्य हैं, राइट। निष्पक्ष होना, यानी किसी का पक्षपात मत करना, निष्पक्ष व्यक्ति होना, वस्तुनिष्ठ व्यक्ति होना, यानी कि अपना निर्णय देना, डिसीजन ऐसा देना जो सभी के हित का हो, ठीक है, व्यक्तिगत हित में ना हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, अभी ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो मानवीय मूल्यों को स्पष्ट करते हैं। तो यही जो नीति है वो स्पष्ट ही करती है कि जो मानव के ऐच्छिक कर्तव्य हैं या ऐच्छिक कर्म हैं, जो मानव के मूल्यों को निर्धारित करते हैं, उनके आधार पर आप क्या करते हैं, इनका उचित एवं अनुचित तरीके से हम निर्धारण करेंगे, ताकि क्या हो, व्यक्तिगत हित हो, सार्वजनिक हित हो। तो वही नीति होती है। लेकिन नीति में एक चीज़ ये आती है कि जो एक होती है नैतिकता। तो नैतिकता एक्चुअली में आप देखोगे, इसको हम समझेंगे, पहले एक चीज़ समझ लीजिए। होता क्या है कि एक होती है एथिक्स, एक होती है मॉरलिटी, इनको इसी टाइप से समझ लीजिए। तो एथिक्स और मॉरलिटी, इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि नैतिकता क्या है, तो नैतिकता एक प्रकार से देखा जाए तो यह एक सामाजिक व्यवस्था होती है। क्या होती है? यह सामाजिक व्यवस्था होती है, यह सामाजिक व्यवस्था होती है जो समाज में रहने वाले, जो समाज में रहने वाले प्रत्येक प्राणी या व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और आचरणों को प्रतिमानों के आधार पर, क्या है, प्रतिमानों के आधार पर निर्धारित करती है। नैतिक मूल्यों को और आचरणों को प्रतिमानों के आधार पर निर्धारित करती है, और यह संयोजित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति इसके आधार पर, किसके, नैतिक मूल्यों और आचरणों के आधार पर अपने कर्तव्यों के साथ समाज में स्वयं को और अन्य व्यक्तियों को इसके अनुरूप ढाल सके, राइट। तो ये नैतिकता है। वो क्या कहती है नैतिकता? वो स्पष्ट ये करती है कि अगर आप समाज में रहते हो, राइट, तो समाज में यदि आप रहते हो तो आपको कुछ नैतिक मूल्य दिए जाते हैं। तो उन नैतिक मूल्यों और आचरण को प्रतिमान के आधार पर, यानी प्रतिमान, कुछ ऐसे प्रतिमान होते हैं जैसे पैर छूना, प्रतिमान एक प्रकार के मूर्त होते हैं, हम आपको बताएंगे। तो प्रतिमानों के आधार पर इनका निर्धारण करती है, किनका, नैतिक मूल्यों और आचरणों का। इससे क्या होगा? इससे ये हो जाएगा कि व्यक्ति का भी हित होगा, सार्वजनिक और अन्य व्यक्तियों का भी हित होगा। क्यों? क्योंकि अगर नैतिकता आपके अंदर है, राइट, नैतिकता आपके अंदर है, यानी आपके अंदर नैतिक मूल्य भी हैं, आचरण भी है और प्रतिमान भी हैं। अगर ये तीन तत्व आपके अंदर हैं तो 100% आपके अंदर नैतिकता है, आपको नैतिकता से अलग कर ही नहीं सकते, राइट। तो नैतिक मूल्य, अनैतिक मूल्य की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे अनैतिक मूल्य होते हैं, यहाँ केवल नैतिक मूल्यों की बात की गई है। तो नैतिक मूल्य और आचरण हम आपको बताएंगे क्या होता है, और प्रतिमान। तो नैतिक मूल्यों और आचरणों के आधार पर क्या होता है, प्रतिमानों के आधार पर हम इस चीज़ को निर्धारित करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन नैतिक मूल्य और आचरण रखता है, इसको आत्मसात किए है, तो 100% है वो व्यक्ति नैतिक व्यक्ति है, सद्गुणी व्यक्ति है। ओके।
गुणवान व्यक्ति है, तो इससे क्या होगा, स्वयं को भी विकास करेगा और दूसरों को भी विकास करेगा। तो यह एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होती है और समाज ये चाहता है कि कोई भी अगर व्यक्ति है, राइट, यहाँ कोई भी अगर वो व्यक्ति है, अगर वो समाज में रह रहा है तो उसके अंदर नैतिक मूल्य और आचरण हो के साथ साथ प्रतिमान भी होने चाहिए। समझ रहे हो, नैतिक मूल्य होने चाहिए, आचरण होना चाहिए और प्रतिमान भी होना चाहिए। तो इनको नैतिकता निर्धारित करती है, किनको, नैतिक मूल्यों को, आचरणों को, प्रतिमानों को, और इसी के आधार पर क्या होता है, व्यक्ति स्वयं का विकास करता है और अन्य का भी विकास करता है, राइट। और नैतिकता ये चाहती भी है कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य हैं, आचरण है, तो व्यक्ति वो नैतिक योग्य है। ओके, अगर किसी के अंदर नैतिक मूल्य, आचरण, प्रतिमान जैसी चीज़ें नहीं हैं तो 100% है कि वो व्यक्ति नैतिक है ही हो ही नहीं सकता है। तो नैतिकता स्पष्ट यही करती है कि वो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके अंदर नैतिक मूल्य हैं, आचरण हैं और वो प्रतिमानों के आधार पर एक मूर्तता के टाइप पर अगर वो इनका फॉलो करता है तो 100% वो व्यक्ति नैतिक है, राइट। तो ये नैतिकता चाहती भी है कि अगर कोई व्यक्ति इनसे बहुत दूर है, यानी कि इससे वो अछूता है नैतिकता से, तो वो जो नैतिक व्यक्ति है उसके संपर्क में आकर के वो नैतिक मूल्यों को सीखे, आचरणों को भी सीखे और प्रतिमानों को भी सीखे, तो वो भी नैतिक हो सकता है। तो वो यही चाहती है कि इससे क्या होगा, कि स्वयं का भी विकास होगा, अन्य का भी विकास होगा। तो नैतिकता का स्पष्ट यही कहता है। लेकिन आप जानते हो ये नैतिकता दो टाइप की आपको देखने को मिलेगी, राइट। ये आपको दो टाइप की आपको देखने को मिलेगी, एक एथिक्स के रूप में, एक एथिक्स में और एक मोरालिटी, राइट। तो दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस है, ओके, दोनों में डिफरेंस होता है। एथिक्स का मतलब आप देखोगे ये इत्का शब्द से बना है, ठीक, एक ये इत्का शब्द है, इत्का, इसको इथोज भी बोलते हैं, ओके, इसे इथोज भी बोलते हैं और इसका सीधा अर्थ होता है रीति रिवाज। क्या होता है, रीति रिवाज, यानी कि रीति रिवाज जो समाज ने निर्धारित कर रखे हैं, समझ रहे हैं, समाज ने निर्धारित कर रखे हैं या कानून ने निर्धारित कर रखे हैं, समाज ने या कानून ने या किसी देश की संस्था ने अगर निर्धारित करते हैं वो रीति रिवाज ही हैं, राइट। रीति रिवाज को आप केवल सामाजिक व्यक्तिगत आप कानून से मत समझिएगा। ये रीति रिवाज जो होते हैं ये ऐसे रीति रिवाज हैं जो समाज भी निर्धारित करता है, कानून भी, या कोई देश की संस्था अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए भी निर्धारित करती है कि आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए तो ये ठीक है, नहीं करोगे तो आपको सजा है। तो ऐसे भी रीति रिवाज हैं। तो रीति रिवाज जो होते हैं एथिक्स में, जो रीति रिवाज हैं जो समाज निर्धारित करता है, वहाँ देश की सरकार निर्धारित करती है या वहाँ का समाज का कोई भी कानून या देश का कानून निर्धारित करता है, संस्था वहाँ की निर्धारित करती है, तो वो सभी रीति रिवाज हो जाते हैं, राइट। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि ये जो मोरालिटी है ये मॉस शब्द से बना है, मोरालिटी मॉस होते है, राइट। इसका भी मतलब होता है रीति रिवाज, इसका भी मीनिंग जो है वो रीति रिवाज ही होता है। लेकिन आप देखोगे कि ये जो रीति रिवाज हैं, राइट, ये जो रीति रिवाज होते हैं ये बेसिकली आप देखोगे कि ये जो रीति रिवाज हैं ये आपके जो व्यक्तिगत रूप से होते हैं, राइट। व्यक्तिगत मतलब समझ रहे हो कि ये आपके व्यक्तिगत जो आप चाहते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो व्यक्तिगत रूप से निर्धारित किए जाते हैं रीति रिवाज। तो बेसिकली रीति रिवाज तो हैं, लेकिन ये रीति रिवाज आप देखोगे कि कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो वहाँ का समाज निर्धारित करता है या वहाँ का कानून देश की संस्था निर्धारित करती है, और कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अपने आधार पर उन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो नैतिकता है तो इसमें आप देखोगे डिफरेंस आपको दोनों में मिलेगा, नीति यानी कि एथिक्स और एक मोरालिटी। इनके लिए शब्द यही बने हैं, मोरालिटी और एथिक्स, राइट। इसको इस बेस पे देखते हैं, इसको मोरालिटी के आधार पे हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द इनका मतलब होता है ये रीति रिवाज। ये क्या है, रीति रिवाज, ये भी रीति रिवाज है। इनका डिफरेंस समझ लीजिए, अंतर है दोनों में। अब रीति रिवाज, ये जो रीति रिवाज है इनको कौन, समाज निर्धारित करता है, समाज निर्धारण करता है,
राइट। बहुत सारे रीति रिवाज हैं, समाज निर्धारित करता है कि इस आधार पर ऐसा होना चाहिए, इस आधार पर ये काम होने चाहिए, तो उनको सभी को मानना पड़ता है, राइट। वो समाज ने निर्धारित किए हैं। इसी प्रकार से कानून या उस देश की संस्था निर्धारित करती है कि ऐसे कानून होने चाहिए समाज के लिए, या हमारे देश में जो भी व्यक्ति हैं या जो नागरिक लोग हैं तो उनके लिए नागरिक समानता होनी चाहिए, महिलाओं के लिए समानता होनी चाहिए, पुरुषों के लिए समान होनी चाहिए, इस पुरुष के लिए कानून होने चाहिए, नागरिक महिलाओं के लिए कानून होने चाहिए। तो वहाँ का देश निर्धारित ये करता है रीति रिवाज कि चलो, रीति रिवाज मतलब एक कानूनी होता है, चाहे वो समाज निर्धारित करे या कोई देश की संस्था निर्धारित करे, राइट। तो ये जो रीति रिवाज हैं समाज निर्धारित करता है। जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, वो समाज निर्धारित करते हैं। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो समाज है, समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, तो वो जो हिंदू धर्म जो समाज है वो जो कानून बना रहा है, वो कानून बना रहा है समाज कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, बंधुत्व के रूप में भी रहना चाहिए, ठीक, उदारवादी टाइप का व्यक्ति रहना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ये समाज चाहता है। तो समाज जो रीति रिवाज निर्धारित कर रहा है, राइट। तो ऐसे जो रीति रिवाज हैं जो समाज निर्धारित कर रहा है, यह कानून निर्धारित कर रहा है। कानून भी निर्धारित करता है, वो लोगों के हित के लिए चाहता है, लोगों को एक समान रूप से देखता है, स्वतंत्रता देता है, ओके, तो वो भी निर्धारित करता है। तो समाज या कानून, जो भी समाज या देश जो कानून निर्धारित कर रहा है, जो रीति रिवाज निर्धारित कर रहा है, वो सभी की सभी किस में आते हैं? एथिक्स में आते हैं। किस में आते हैं? एथिक्स में आते हैं। और ये जो रीति रिवाज हैं, राइट, ये जो रीति रिवाज हैं, ये कोई आपको एक प्रकार से देखे जाएं तो ये व्यक्तिगत रूप से होते हैं। व्यक्तिगत मतलब कोई, हर व्यक्ति के अपने अपने आधार पर विचार होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति जो है उसके विचार को आप इग्नोर कर दोगे, नहीं, पढ़ोगे, समझोगे। हो सकता है कि वो कुछ अलग ही चीज़ें बताना चाहता हो, समाज के हित के लिए हो। तो ऐसे रीति रिवाज हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, कोई व्यक्ति चाहता ऐसा होना चाहिए, कोई व्यक्ति चाहता ऐसा होना चाहिए, तो इनके अपने अपने व्यक्तिगत राय, ठीक, तो व्यक्तिगत राय पर जो भी क्या होता है कि अपने अपने विचार देते हैं, तो वो उनके आधार पर रीति रिवाज होते हैं व्यक्तिगत राय पे। तो व्यक्तिगत राय पे जरूरी नहीं है कि अगर उनको लागू कर दिए जाते हैं, अगर ये व्यक्तिगत राय पर अगर लागू करते हैं तो वो एथिक्स में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, कोई पैर छूना, सुनना ध्यान से, कोई पैर छूना सर झुका के छूता है, कोई पैर खड़े खड़े छू लेता है, तो ये अपने अपने उनके रिवाज हैं, अपने अपने विचार से वो छूते हैं, राइट। लेकिन समाज ये तो कह नहीं सकता कि झुक के ही छू, बनाए जरूर हैं, लेकिन व्यक्तिगत अपनी भी मॉरलिटी ये कहती है कि ये व्यक्तिगत हैं, व्यक्ति अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, समझ रहे ना। तो वही चीज़ है। तो दूसरी बात है कि ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब आप ऐसे समझ लो कि समाज ने अगर कोई भी कानून बनाया या समाज ने कोई भी विषय ऐसा बनाया तो वो सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, या हर व्यक्ति उस समाज में रहने वाला प्रत्येक प्राणी उसको मानेगा। तो वो एक वस्तुनिष्ठ है, समझ रहे। वस्तुनिष्ठ में होनी क्या चाहिए? वस्तुनिष्ठ एक प्रकार से ऐसे विषय होते हैं जो उस समाज में रहने वाले व्यक्ति या उस देश में रहने वाले व्यक्ति को लिए समान रूप से लागू होते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हो तो हो सकता है उस पर दंड भी मिल जाए आपको, समाज भी दे सकता है, सरकार भी, कानून भी दे सकता है, ओके। तो वस्तुनिष्ठ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्टिविटी इनको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जिसमें आप ये परिवर्तनशील नहीं कर सकते हो। अगर परिवर्तनशील अगर होंगे तो ये जो इससे ऊपर उच्च संस्था है या उच्च समाज है वो इसको बदलाव कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप। तो वस्तुनिष्ठ ऐसे विषय होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से वो परिय होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं और वो सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं, राइट। तो वस्तुनिष्ठ होना एक प्रकार से हर व्यक्ति को
उचित होता है, राइट। तो समाज में आप जानते हो कि जो भी कानून नियम हैं, जैसे तो हिंदू विवाह की बात कर लें तो हिंदू विवाह जो अधिनियम है, राइट, तो ये हिंदू विवाह जो अधिनियम है, तो हिंदू विवाह में जो भी हिंदू लोग हैं तो जो अपनी विवाह करेंगे तो वो रीति रिवाज से करेंगे। तो उसके अंतर्गत जो भी कानून आएंगे वो एक प्रकार के वस्तुनिष्ठ हैं। कैसे हैं वो? वस्तुनिष्ठ होते हैं। क्यों? सभी को समान रूप से मानने पड़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक हिंदू की शादी अलग टाइप से हुई है, एक हिंदू की शादी अलग टाइप से हुई है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो भी हिंदू विवाह है, अगर 7 फेरे हैं तो शादी मानी जाएगी, अगर 7 फेरे नहीं है तो शादी नहीं मानी जाती हिंदू विवाह में। तो हर व्यक्ति के लिए समान होते हैं, वस्तुनिष्ठ। तो ऐसे कानून वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि ऐसे भी कानून हैं जो सरकार निर्धारित करती है। तो सरकार जो संस्था होती है वहाँ की, जैसे संसद, अगर हम अपने देश की बात करें संसद है, तो हाँ यहाँ पर विधि निर्माण कौन करता है? संसद करती है। तो संसद क्या करती है कि वो समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से कानून बनाती है, और वो कानून जो होते हैं सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। यानी कि समानता मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तो सभी को मिलनी चाहिए। जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो भी जैसे और बहुत सारे कानून हैं जो समय समय पर निर्धारित करती है। जैसे हेलमेट लगाना चाहिए, तो एक कानून बना दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर बाइक चलाता है तो हेलमेट होनी चाहिए, राइट। या जो आपकी बड़ा वाहन चलाता है तो सीट बेल्ट होनी चाहिए, ओके। तो इस टाइप से जो कानून बना रही सरकार, तो ये वस्तुनिष्ठ है। क्यों? ये सभी पे समान रूप से लागू होते हैं, हर व्यक्ति पे, देश में रहने वाले या समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी कानून होते हैं ये सारे वस्तुनिष्ठ होते हैं। और आप जानते हो कि वस्तुनिष्ठ होना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक। क्योंकि अगर कोई कानून सरकार बना रही है, समाज बना रहा है, तो वो सभी को हित के लिए बनाता है। अगर वो हित के लिए है तो आप उसको मानिएगा। अगर वो आपको लगता है ये अनहित है तो आप मॉरलिटी के तहत आप उसमें क्या कर सकते हैं? बदलाव की बात करा सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई कानून हित के लिए है तो वो वस्तुनिष्ठ है, उसको सभी पे वो लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून संसद बना रही है, समाज बना रहा है तो वो कोई किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो, कोई विशेष व्यक्ति के लिए हो, नहीं हो सकता है। तो हमारा संविधान भी यही कहता है कि कोई भी कानून है किसी विशेष अधिकारों के लिए नहीं है, सभी के लिए समान रूप से है, समझ रहे ना, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के समान रूप से है। तो ये वस्तुनिष्ठ टाइप के जो कृत्य होते हैं, वस्तुनिष्ठ जो कार्य होते हैं या कानून होते हैं, वो सभी किस में आ जाते हैं? एथिक्स में आते हैं, राइट। किस में आते हैं? एथिक्स में आते हैं। क्योंकि ये जो नीति है, ये नीति एक प्रकार से कानून भी बोली जाती है। क्या है ये? कानून या नियम भी है, राइट। और एथिक्स मनुष्य के आचरण भी हैं। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो वस्तुनिष्ठ टाइप, वो आपके आचरण हो जाते हैं। तो ऐच्छिक कर्म है वो भी नीति है, और जो सरकार कानून बनाती है वो भी नीति है। तो ये जो नीतियाँ या नियम हैं, कानून हैं, ये किस में आते हैं? एथिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं, राइट। जबकि इस साइड अगर आप देखोगे तो ये क्या होती है? ये होती है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मतलब आत्मनिष्ठ। इधर लिख लो ऑब्जेक्टिविटी। ये सब्जेक्टिविटी है, ये ऑब्जेक्टिविटी है, ये आत्मनिष्ठ है। अब आत्मनिष्ठ में अगर आप देखोगे कि आत्मनिष्ठ में क्या है कि जो भी कानून बना है, राइट, जो भी कानून बना है तो वो कानून ये व्यक्ति उसके प्रति क्या सोचता है। अगर ये श्रद्धा भाव से अगर वो देश के कानून को मानता है तो ये उस व्यक्ति के प्रति आत्मनिष्ठ है। क्या है? उस कानून के प्रति आत्मनिष्ठ है, राइट। या ये कह सकते हैं कि इसके जो विचार हैं, इसके जो कानून हैं, या सॉरी इसके जो विचार हैं, ये विचार अगर उसके प्रति ठीक हैं, अगर ये अपनी राय देता हो या उस पर कुछ भी करता हो तो वो आत्मनिष्ठ होते हैं। यानी कि ये व्यक्तिगत मैटर होते हैं। कौन से? मॉरलिटी जो है एक व्यक्तिगत होती है, यानी कि ये विवेक पे डिपेंड करती है। किस पे करती? विवेक के आधार पर। ये विवेक के आधार पर निर्धारण होता है। जबकि ये जो कानून होते हैं
ये बाहरी कानून होते हैं। कैसा होते हैं? बाहरी कानून, यानी कि इसको समाज निर्धारण कर रहा है और देश निर्धारण कर रहा है, सरकार निर्धारित कर रही है, राइट। तो ऐसे नियम कानून जो देश सरकार निर्धारित कर रही है वो बाहरी कानून, और जो व्यक्ति निर्धारण कर रहा है या व्यक्ति सोचता है कि मुझे इस टाइप से चलना चाहिए, राइट, इस टाइप से लोगों का सम्मान करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तो उसकी आत्मनिष्ठ है, जो आत्मा से होते हैं, यानी कि जो विवेक के आधार पर होते हैं, जो बुद्धि परक होते हैं, जो बुद्धि के आधार पर लिए जाते हैं, जो विवेक और बुद्धि के आधार पर लिए जाते हैं, ठीक, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आत्मनिष्ठ होते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो देखना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल ले लो आत्मनिष्ठ का, जैसे एक व्यक्ति है सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है तो वो देखता है कि इस व्यक्ति का भला करना चाहिए, इस व्यक्ति को अगर ये किसी एक्सीडेंट से घायल है तो इसको उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। तो ये इसकी राय है, हो सकता है उठा के कर दे, नहीं कर रहा है तो ये कानून तो ये कहता नहीं है, ज़बरदस्ती तो करता नहीं है कि समाज ज़बरदस्ती कर रहा हो कि कोई व्यक्ति पड़ा है तो उसे उठा के ले जाना चाहिए। वो तो व्यक्तिगत है, वो अगर चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। आप सजा थोड़ी नहीं दे सकते हो। मान लो सपोज दैट एक व्यक्ति है यहाँ पड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति गुजर रहा है, इसने इसको नहीं उठाया, तो क्या कानून उसको सजा दे देगा? क्या नहीं देगा, उसकी इच्छा है, वो चाहेगा तो उठाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं। अगर वो उठाता है, हॉस्पिटल भर्ती करता है, तो इसकी ये आत्मनिष्ठ है, उसने आत्मा से उसका सम्मान किया, आत्मा से उसकी रक्षा की। तो ये जितने के मूल्य जो हैं ये आत्मनिष्ठ में आ जाएंगे, यानी कि सम्मान करना, प्रेम करना, सत्य बोलना, ये व्यक्तिगत मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं। संवेदनशील होना, पारदर्शी होना, सत्य बोलना, सत्यनिष्ठ होना, ये मानवीय मूल्य हैं। और मानवीय मूल्य जो है ये आत्मनिष्ठ हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि ये आत्मा से ही वो काम होते हैं। सम्मान करेगा आत्मा से करेगा, राइट। अगर भले ही कानून में समाज ने निर्धारित कर दिया है कि समाज में सम्मान करो, लेकिन सम्मान जबरदस्ती तो करा नहीं सकता समाज भी। लेकिन मॉरलिटी अगर हमें ये सीख देती है कि हमें ऐसा करना चाहिए तो हमें करना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो दोनों में क्या समझ में आया? ये बाहरी नियम कानून के आधार पर होते हैं, जबकि ये आत्मा से होते हैं, ये आत्मा से होते हैं, आत्मा से विचार से होते हैं। अगर आपके अंदर आत्मा है और आप आत्मा से कोई निर्णय लेते हैं तो ये आपके आत्मनिष्ठ हैं। वो भले ही समाज के लिए उचित अनुचित हो, वो अलग की बात है, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो आत्मनिष्ठ से तो समाज के लिए वो ठीक लगेंगे, राइट। लेकिन ये भी आपके रीति रिवाज हैं, ये भी रीतियां हैं, आपके भी अंतर्गत मूल्य हैं जिनके आधार पे आप काम कर रहे हैं, राइट। तो इतनी आपको इस पर समझ में आ गई। चलिए, तो ये विवेक के आधार पर होते हैं, विवेक से निर्णय लिए जाते हैं और विवेक से व्यक्ति कोई चीज़ें सोचता है। तो अंतर कितने हैं? स्पष्ट अंतर आपको दिख रहा है कि इसमें क्या होती है कि जैसे कि इसमें के अंतर्गत क्या होती है। तो एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो कुछ एग्जाम्पल, जैसे इसके अगर एग्जाम्पल लें तो समय पर समयबद्धता, पंक्चुअलिटी, जैसे समयबद्धता, यानी कि समयबद्धता का मतलब है कि अगर हम कार्यालय जा रहे हैं तो समय पर ही कार्यालय में पहुंचें, समय पर ही कार्यालय पहुंचें, समयबद्धता होनी चाहिए। तो समयबद्धता एक प्रकार की क्या है? रीति रिवाज है या कानून है जिसने बनाया है कि हाँ भाई, अगर आप कार्यालय में जा रहे हो तो समय पर पहुंचना है, आपको टाइम पे पहुंचना है, तो समयबद्धता हुई, राइट। दूसरी बात, अगर वहाँ पे कोई गरीब व्यक्ति आ रहे हैं तो उनकी सुनवाई करना है, ठीक है, उनकी सुनवाई करना है, उनको समझना है, उनके मैटर को समझना है। तो ऐसे जितने भी समाज के द्वारा हो या कानून के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, ये समयबद्धता हुआ, लोगों का भला करना हुआ उनके, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एथिक्स में ही तो है समयबद्धता। और रीति रिवाज अगर आप इस साइड देखोगे मॉरलिटी में, तो इसमें देखो संवेदनशील होना, किसी के प्रति संवेदनशील है, हम आत्मा से काम कर रहे हैं भाई, हम आत्मा संवेदनशील हैं, हम समानुभूति रखते हैं,
समानुभूति रखते हैं, हम सहानुभूति रखते हैं, हम निष्पक्ष टाइप से काम करते हैं, निष्पक्षता है। ओके, लेकिन निष्पक्षता आप देखोगे इसमें भी आता है, क्योंकि निष्पक्षता ये चीज एक ऐसी है जो निष्पक्षता है ये भी निर्धारित करती है कि निष्पक्ष होना चाहिए व्यक्ति, निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना है, भेदभाव नहीं करना है, निष्पक्ष रूप से। तटस्थता आप देखोगे तो तटस्थता ये भी है, तो इसमें भी कई सारे आते हैं। इसी प्रकार से इसमें देखो आप संवेदनशील, समानुभूति, सहानुभूति, सत्य बोलना, ये इस पे मोरालिटी है। तो ये जितने मूल्य हैं ये निर्धारित तो समाज ने किए हैं, लेकिन ये उसके व्यक्ति के विवेक के आधार पर है। वो सत्य बोलना चाहेगा तो बोलेगा, वो उसके आधार पर है, वो आत्मनिष्ठा से सत्य बोलेगा, आत्मनिष्ठा से किसी व्यक्ति की सहायता करेगा। समझ पा रहे हो ना? तो जो चीजें समाज निर्धारित की हैं, जितनी भी चीज समाज निर्धारित की हैं, अगर वो व्यक्ति आत्मा से वो चीजें को फॉलो करता है तो मोरालिटी है, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो मोरालिटी नहीं है। लेकिन बनाया किसने है? समाज ने, कानून ने। समझ रहे हो ना? कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति अपने विवेक के आधार पे भी करता है, जैसे विवेक के आधार पर लोगों का भला करता है, जा रहे हैं लोगों का हित कर रहा है, जानवर और जीव जंतुओं का भी हित कर रहा है, उनको खाना खिला रहे हैं, जीव जंतुओं को, भूखे जीव जंतुओं को पेट भर रहे हैं, तो ये मोरालिटी तो है, मोरालिटी तो है। वो आत्मनिष्ठ से ये कार्य कर रहा है, विवेक के आधार पे काम कर रहा है। तो ये व्यक्तिगत होती है, जबकि ये जो होती है ये सार्वजनिक रूप से होती है, हर व्यक्ति को समान रूप से ये लागू है। और वो व्यक्ति रूप से होते हैं कि हमें व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, लोगों के साथ हित करना चाहिए, ठीक, गरीब लोगों का भला करना चाहिए। तो बेसिकली इसमें इतना ही डिफरेंस होता है। पहला क्या है, ये बाहरी होते हैं, बाहरी कानून समाज निर्धारित करता है, देश निर्धारित करता है, ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, राइट, और इनको मानना अनिवार्य भी होता है। अगर नहीं मानते हो तो आप सामाजिक प्राणी नहीं हो, समाज में रहने वाले नहीं हो, समाज के नियम कानून को नहीं जानते हो। जबकि मोरालिटी क्या कहती है? मोरालिटी कहती है कि अगर हम कोई कृत्य कर रहे हैं वो आत्मनिष्ठ है, हमारी इच्छा है, हम उस पर करना चाह रहे हैं, हम लोगों का भला करेंगे, हम उसके प्रति संवेदनशील रहेंगे, सहानुभूति रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा है तो उसको उठाएंगे, उसका भला करेंगे, उसे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, हॉस्पिटल में उसको इलाज कराएंगे जाके। तो ये चीजें हैं, क्या है, ये इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो आप समझते हो कि इसमें यही अंतर होता है, लेकिन इनके बीच लिंक भी है। जैसे अगर इनके बीच अगर आप संबंध देखोगे, संबंध, तो यहां लिखो एथिक्स और मोरालिटी में संबंध। अभी तो अंतर पढ़ लिया आपने, डिफरेंस क्या था, अब संबंध इनका क्या है आपस में। तो ऐसा नहीं है, कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो आपस में संबंध को भी निर्धारित करते हैं। सपोज दैट एक्स और वाई, इस टाइप से समझ लो, एक्स वाई, एक्स को हम नैतिकता मान लेते हैं, इसको हम सॉरी एक मिनट वो उसको इसे मानते हैं हम मोरालिटी, और इसे मानते हैं एथिक्स, राइट। तो कभी मोरालिटी भी होगी और एथिक्स भी होगी, दोनों साथ साथ होंगे, राइट। ऐसी सिचुएशन आएगी कभी मोरालिटी और एथिक्स दोनों साथ साथ मिलेंगे, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे मोरालिटी तो होगी लेकिन एथिक्स नहीं होगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे मोरालिटी नहीं होगी, एथिक्स होगी। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जहाँ मोरालिटी भी नहीं है, एथिक्स भी नहीं है। तो ये जो चार टाइप से संबंध होते हैं, इसी के संबंध पर आप समझिएगा पहले। तो आप देखते हो कि मोरालिटी और एथिक्स है, तो इनके एग्जाम्पल आप समझ लो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसे कौन सी चीजें हैं जहां मोरालिटी एथिक्स दोनों हो, ऐसी कौन सा एग्जाम्पल है जो मोरालिटी एथिक्स दोनों आपको देखने को मिले। जैसे
आप क्या कर रहे हैं कि सरकार ने एक कानून बनाया कि हर व्यक्ति को हेलमेट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। तो आप सड़क के किनारे जा रहे हैं, हेलमेट लगाए जा रहे हैं और एक व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है, तो आपने सरकार को भी फॉलो कर लिया। सरकार का क्या किया, सरकार ने कहा हेलमेट लगा के जाओ, तो हेलमेट लगा के जा रहे हैं। और साथ ही साथ क्या किया कि एक व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है, तो आपने देखा कि ये व्यक्ति पड़ा है, तो इसको आपने क्या किया, उठाया और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाके। कोई घायल व्यक्ति यहाँ पड़ा था, तो इस घायल व्यक्ति को उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अब ये व्यक्ति जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है जाके, तो आपने यहाँ क्या किया, मॉरलिटी, क्यों, कोई व्यक्ति पड़ा था, आपने आत्मा से उठाया, उसे आत्मनिष्ठ रूप से काम किया। भाई कोई व्यक्ति पड़ा है तो आपने उठाया और हॉस्पिटल भर्ती कर दिया जाके। और साथ ही साथ कानून का भी आपने नियम फॉलो किया, कानून का हेलमेट लगा के गया, राइट। और हेलमेट लगा के बाद हॉस्पिटल भर्ती करने के बाद में आप कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए कार्यालय, और कार्यालय में आप गए तो कार्यालय में भी आप समय पे पहुँच गए। ठीक, आप समय से पहले निकले, 15 मिनट पहले निकले, आपने व्यक्ति को उठाया, हॉस्पिटल में भर्ती किया और आप कार्यालय में भी समय पहुंच गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मॉरलिटी भी आपने निभाई और एथिक्स को भी निभाया। सरकार के नियम जो हैं, हेलमेट लगा के गए और समय पर कार्यालय पहुंचे, ये एथिक्स कहती है कि हमें कार्यालय पे पहुंचना चाहिए, समयबद्धता, पंक्चुअलिटी, समझ रहे हो ना। हेलमेट लगा के चलना चाहिए, ये हमको कौन सिखाता है, एथिक्स सिखाती है, सिखा रहे एक नहीं। अब मॉरलिटी क्या कहती है कि हमें आत्मनिष्ठ भी होना चाहिए। तो आत्मनिष्ठ रूप से आपने क्या काम किया, व्यक्ति जो घायल पड़ा था उसको उठाया और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाके। तो यहां पर आपको मॉरलिटी और एथिक्स दोनों को आपको लिंक देखने को मिलेगा, समझ रहे हो, यहां दोनों को आपको समान रूप से लिंक देखने को मिलेगा, मॉरलिटी और एथिक्स में, राइट। अब एक स्थिति ये भी है कि यहाँ पे मॉरलिटी तो है, एथिक्स नहीं है। सपोज दैट आप, कोई व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा हुआ है, आपने क्या किया, बिना हेलमेट के गए, बिना हेलमेट लगाए अब जा रहे थे, आपने एथिक्स था, अब आपने यहाँ व्यक्ति को उठाया, आत्मनिष्ठता से उसे हॉस्पिटल भर्ती कर दिया, हॉस्पिटल में आपने भर्ती कर दिया। ओके, अब ये व्यक्ति जो हॉस्पिटल में आपने भर्ती किया है, तो इसमें आपने आत्मा से तो हॉस्पिटल भर्ती किया, उसके लिए अच्छा किया आपने, लेकिन आपने सरकार के नियम को पालन नहीं किया, बिना हेलमेट के आप चले गए, बिना हेलमेट के आप चले गए, तो यहाँ पे आपने एथिक्स का पालन नहीं किया है। और इसके बाद भी हॉस्पिटल में जाने के बाद भी आप समय पे कार्यालय नहीं पहुंचे हो, तो यहाँ एथिक्स का पालन नहीं किया है आपने। यहाँ और भी चीजें हैं, जैसे और एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे अधिकारी जो होते हैं समय पे अपने कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, समय पे कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, लेकिन वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। लोगों के लिए, कोई गरीब जाता है तो उसको सुनेंगे, उसकी सुनवाई करेंगे, उसके लिए अलग से रूल बना देंगे, उसका भला करेंगे, वित्तीय संसाधन भी देंगे, फाइनेंशियल मदद कर देते हैं। तो आत्मनिष्ठा से भी अधिकारी काम करते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो, अगर आत्मनिष्ठ रूप से कोई काम कर रहा है लेकिन वो समाज के लिए हित में नहीं है, अगर समाज ने जो कानून बनाए हैं उसके सर्वोपरि नहीं है, यानी कि समाज ने बना दिया कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको चोरी नहीं करनी है, ये किसने बनाया, समाज ने बनाया, और देश और सरकार भी कहती है चोरी नहीं करनी है, तो चोरी नहीं करनी है। तो आपने क्या किया कि चोरी नहीं करनी है, तो आपने चोरी कर ली, लेकिन ये जो चोरी करके आपने गरीब लोगों की मदद कर दी, ठीक, आपने यहां से पैसा चुरा के गरीब लोगों का भला किया, गरीब लोग जो भूखे मर रहे थे उनका पेट भर दिया जाके। तो आपने आत्मा से जो काम किया है, ये गरीब लोगों का किया है, तो यहाँ मॉरलिटी तो आपने दिखाई, लेकिन आपने एथिक्स नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि चोरी करना हमको समाज नहीं सिखाता है, चोरी करना हमें देश की सरकार संस्था नहीं सिखाती है, ना कोई कानून बनाया है कि चोरी करो, समझ रहे ना, चोरी करने पर प्रतिबंध जरूर लगाती है, आप समझते हो। तो ये स्थिति यहाँ बनती है, तो ऐसी भी स्थिति है, और एक स्थिति ऐसी भी आती है जहाँ पे मॉरलिटी तो है नहीं
लेकिन कानून है। मान लीजिए कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो घायल अवस्था में है। वो कैसा है? वो घायल अवस्था में है। तो अब ये व्यक्ति जा रहा है, इसको ये समय पे निकला और समय पे ये कार्यालय पहुंच गया, लेकिन ये व्यक्ति जो था इसने इस व्यक्ति की तरफ देखा ही नहीं। इसको समानुभूति, सहानुभूति, कोई भी प्रकृति महसूस ही नहीं हुई। इसने खूब देख लिया कि व्यक्ति पड़ा हुआ है, घायल पड़ा है, अधमरा पड़ा है, ठीक है, इसे हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है, इसी मेडिसिन की बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये व्यक्ति ने नहीं सुना, ये सीधा गया और सीधा अपना कार्यालय चला गया। समझ रहे हो? तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है जहां पे मॉरलिटी उसके अंदर नहीं है, विवेकशीलता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, समानुभूति, सहानुभूति नहीं है, राइट। लेकिन उसके अंदर है क्या? पंक्चुअलिटी है। पंक्चुअलिटी के रूप से गया और वो काम करने लगा है, जाके समय पे गया, समयबद्ध उसने पालन किया, वो गया काम कर रहा है। तो क्या यहाँ पर आपको मोरालिटी दिखी? नहीं दिखी, लेकिन आपके अंदर क्या है? एथिक है कि नहीं? और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जैसे क्या करना है, एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति जो है दूसरा व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है, एक तीन, ये व्यक्ति तीन है। तो इस व्यक्ति को, यही तीन व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति को ये व्यक्ति मारता पीटता है, इसको इसने मारा पीटा, बहुत मारा पीटा, समझ रहे ना, इसने बहुत इसको मारा पीटा। यह एग्जाम्पल और ले लो, जैसे एग्जाम्पल और भी ले सकते हो कि एक व्यक्ति चोरी करके आया, एक व्यक्ति चोरी करके आया, वो चोरी करने के बाद वो एक किसी के घर में घुस गया, अंदर प्रवेश कर गया, और वो व्यक्ति उस जो व्यक्ति के अंदर घुसा है उसके बेड के नीचे हो गया, उसके बेड के नीचे हो गया। तो ये जो मान लो पीछे इसके पुलिस है, अब पुलिस आई और इस व्यक्ति से पूछा कि भाई यहाँ चोर अंदर आया है, और आपने बोल दिया कि हाँ आया है, ये व्यक्ति चोर आया है, इसमें अंदर है। तो ये व्यक्ति जो चोरी है, तो यहाँ पे आपने इस व्यक्ति के प्रति आपकी समानुभूति नहीं है, इस व्यक्ति के प्रति समानुभूति आपकी नहीं रही। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोरालिटी को प्रभावित हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति हो सकता है गरीब हो, ये व्यक्ति हो सकता है कि भूखा हो सकता है ये व्यक्ति चोरी जहाँ से ये करके आया है, हो सकता है ये अनाथ टाइप का व्यक्ति हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ हो सकती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ चोर इसके नीचे है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सही बोलेंगे और हम कानून का पालन करेंगे। कानून हमको सिखाता है कि अगर चोर आ रहा है तो उसको पुलिस को दे देना चाहिए। तो चोर आया और पुलिस को दे दिया, लेकिन वो जो चोर है उसकी सिचुएशन को आपने नहीं देखा, आपकी उसकी स्थिति को नहीं समझा, ना देखा कि भाई ये व्यक्ति जो आया है, हो सकता है इसने चोरी कोई परिस्थिति बस की हो सकता है इसने चोरी किसी दूसरे के भले के लिए की हो, बहुत सारी स्थिति बन सकती है, लेकिन आपने नहीं देखा। आपने क्या किया? उस व्यक्ति को पुलिस के हाथ दे दिया। तो यहाँ पे आपने मॉरलिटी को नहीं दिखाया है, लेकिन आपने एथिक्स का पालन किया, कानून का पालन किया, समझ रहे? तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। और कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती हैं जहां पे आपको ना मॉरलिटी मिलेगी ना एथिक्स, जैसे चोरी करना। तो चोरी करना सीधा सीधा ओनली चोरी करना, ना मुझे एथिक्स सिखाती है कि चोरी करो, और ना मुझे एथिक्स मॉरलिटी सिखाती है कि चोरी करो। मॉरलिटी और एथिक्स दोनों नहीं सिखाती है कि चोरी करो, राइट। अब परिस्थिति बस अगर चोरी करता है व्यक्ति तो तब भी मॉरलिटी वहां पे लागू नहीं हो रही, लेकिन ये दूसरे पर्सन पे जब जाती है तो वहां हो सकता है कि परिस्थिति बस मॉरलिटी लागू हो सकती है। अभी मैंने एग्जांपल दिया जैसे आगे ये वाला, लेकिन चोरी करना ओनली सिर्फ चोरी करना ये हमको ना मॉरलिटी सिखाती है ना एथिक्स सिखाती है, ठीक। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को मारना, बिना वजह किसी को मारना, जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और आप गए पीछे से थापड़ दी, चांद में थापड़ मार देते हैं, बहुत सारे लोग हैं चलते चलते पीछे तो लात मार देते हैं, और पूछा क्यों? ऐसे ही मार दी। तो ये क्या कोई मॉरलिटी सिखाती है कि ऐसे ही थप्पड़ मार दो, ऐसे ही चप्पल मार दो, ऐसे ही किसी के लात मार दो? सिखाती है क्या? कि कोई एथिक्स सिखाता है क्या?
तो ऐसी भी सिचुएशन बनती है कि लोग बिना वजह के ही किसी को मारपीट करते हैं या किसी को कुछ भी कर देते हैं, तो यह भी स्थिति बनती है। तो आपने स्पष्ट क्या समझा कि मॉरलिटी एथिक्स में आपस में संबंध भी होता है और परस्पर अंतर भी होता है। अब इस पे क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़िएगा। चलिए।